मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम अनीसा फारूक। आज हम ब्लॉक टू जिसका अनुमान है एडवर्टीजमेंट, जिसमें हम आज यूनिट 3 और यूनिट 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे यूनिट 3 का अनुमान है टीवी एड्स एंड स्टोरी बोर्ड्स। इस यूनिट का साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखेंगे, फिर हम बात करेंगे इस यूनिट का थोड़ा तारुफ देंगे, फिर हम बात करेंगे कि इडियट बॉक्स जो है वो क्या होता है, यानी जिसको हम टीवी कहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तस्वीर और अल्फाज, इस पे भी हम बात करेंगे। तस्वीरें लिखना, इस पे भी इसको हम देखेंगे। पेंटिंग के अल्फाज क्या है, और हम देखेंगे रेनफोर्समेंट और काउंटर पॉइंट्स जो हैं, वो हम किनको कहते हैं और किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं इन पॉइंट्स को, ये हम देखेंगे। और सेलिंग लाइंस क्या होती हैं, कॉपी राइटिंग क्या होती है, कहानी यानी स्टोरी जो है वो किस तरह से लिखी जाती है, और एक टीवी इश्तिहार जो है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। टीवी इश्तिहार की तश्कील हम करेंगे, फिर हम आखिरकार इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद पर आते हैं। इस यूनिट में हम जानेंगे कि जो टीवी में एड्स होते हैं यानी इश्तिहार होते हैं, उनका क्या फॉर्मेट रहता है, टीवी इश्तिहार किस तरह से बनाए जाते हैं, क्या क्या फीचर्स इसमें रहते हैं, क्या क्या खसूसियात इसमें होती हैं, वो भी हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। और बहुत सारी जो खसूसियात हैं, यानी टीवी के क्या खसूसियात है, सिनेमा एड्स के जो खसूसियात हैं उनमें हम फ़र्क करेंगे, इस पे भी हम बात करेंगे और देखेंगे कि जो टीवी एड्स होते हैं और फ़िल्म या प्रिंट एड्स रहते हैं, उनमें क्या-क्या जो है खसूसियात होती हैं और किस तरह से वो एक दूसरे से किस तरह से वो मुख्तलिफ होते हैं, उनमें क्या फीचर्स हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ उनको करते हैं। और देखिए कि विजुअलाइज्ड एड्स जो हैं, विजुअलाइज्ड एड्स को भी हम डिस्कस करेंगे, और कॉपी हम किसको कहते हैं वो भी हम इस यूनिट में देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इस यूनिट के तारुफ पर। इस यूनिट में हम देखेंगे कि एडवर्टाइजिंग को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद इडियट बॉक्स क्या होता है वो उसको हम देखेंगे। तो एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करते हैं, एडवर्टाइजिंग से ये एक ज़रिया है जिससे कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको बेचा जाता है, लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस दी जाती है, उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि ये मार्केट में ये प्रोडक्ट आया है, इसके क्या-क्या यूज़ेज़ हैं, किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, या इसकी क्या-क्या खसूसियात हैं, वो हम एडवर्टाइज़मेंट के ज़रिए लोगों तक ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये पहुँचाते हैं। लेकिन एडवर्टाइज़मेंट जो है, इसका जो एक मेन फ़ोकस रहता है कि प्रोडक्ट जो है उसको किस तरह से सेल किया जाए, इसको किस तरह से भेजा जाए, ये मेन मोटिव रहता है। और एडवर्टाइज़मेंट के लिए, यानी एडवर्टाइज़मेंट जिस तरह से हम देखते हैं टीवीज़ पे, रेडियो पे, किस तरह से इनकी जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो वैरी करता है। यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या रहता है इनका, जिसकी वजह से एडवर्टाइज़मेंट जो है वो कैची बन जाता है, लोग काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो ये भी हम इस यूनिट में पूरा तफ़सील से आगे जाके देखेंगे। तो जो ये एडवर्टाइज़मेंट है, ये कुछ ये एक नई प्रोसेस नहीं है। एडवर्टाइज़मेंट पहले भी हुआ करती थी जब टेलीविज़न नहीं हुआ करता था, या उससे पहले रेडियो पे एड्स ज़्यादा देखने को मिलते, सुनने को मिलते थे। तो उससे भी पहले अगर हम जाएँगे, जब भी जब एक इंसान कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता था उनको, तो वो उसके लिए यानी उस प्रोडक्ट को भेजने के लिए बहुत सारी तरीकों का इस्तेमाल करता था। वो जेस्चर्स का इस्तेमाल, साइन्स का इस्तेमाल या ऐसे कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करता था कि उस लोग उस प्रोडक्ट को खरीद सके, वो मोटिवेट हो सके उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। या अगर हम मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो मोंगर्स होते हैं, यानी जो कुछ जो बेचने वाले होते हैं या सब्ज़ी बेचने वाले या अ, किसी और चीज़ कोई और चीज़ भी खरीदते हैं, बेचते हैं, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि किस तरह से वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जब वो किस तरह से वो स्लोगन्स का इस्तेमाल करते हैं लोगों को
कैची बनाने के लिए, यानी लोगों को मोटिवेट करने के लिए वो उन स्लोगन्स, वो उन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं कि लोग वो प्रोडक्ट जो है उसको खरीद सकें। तो एडवर्टाइज़मेंट जो है ये अब जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गई, तो उसकी वजह से भी एडवर्टाइज़मेंट जो है उसमें काफ़ी चेंजेस आने लगे। उसमें भी मूवमेंट आने लगी, यानी कंज्यूमराइज़ेशन किस तरह से उसमें तब्दीलियाँ आने लगी। तो ये सब जो है टीवी या इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से इसमें भी तब्दीलियाँ आने लगी। यानी जो एड्स होते हैं एडवर्टाइज़मेंट के ज़रिए, जो हम ब्रॉडकास्टिंग के ज़रिए जो एडवर्टाइज़मेंट की जाती हैं, उनके लिए ऑडियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। या अगर हम देखें कि इसको कंपेयर करेंगे मार्केट में, जो शॉपकीपर कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो भी स्लोगन्स का इस्तेमाल करता है, वर्ड्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन उन प्रोडक्ट्स को खाली वही लोग खरीदते हैं जो वहाँ से गुज़रते हैं या जो उस मार्केट में जाते हैं, तो वही लोग उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। लेकिन जैसे हम ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग में इसकी जो ऑडियंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है, उनकी जो रीच है, इसकी यानी इसकी पहुँच जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इसके लोग जो हैं, यानी खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं। इसकी रीच जो है वो बहुत लोगों तक पहुँच जाती है। ये सब जो है ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से एडवर्टाइज़मेंट में काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई और एडवर्टाइज़मेंट में जो ऑडियंस रीच है वो बहुत ही ज़्यादा होने लगी। यानी एक यानी हर दिन अगर हम उसको देखेंगे कि कितने लोग एडवर्टाइज़मेंट देखते हैं, या कोई भी अगर हम सीरियल देखते हैं, सीरियल में कितनी ब्रेक्स आ जाती हैं, उन ब्रेक्स में कितनी एडवर्टाइज़मेंट हम देखते हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट्स के बारे में, या कोई ज़रूरी नहीं है कोई प्रोडक्ट, या किसी इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को एडवर्टाइज़ किया जाता है, या मेडिसिन को उसके जो यानी फीचर्स हैं, उसकी जो किस तरह से वो बीमारी को क्योर कर सकता है, तो ये सब हम एडवर्टाइज़मेंट देखते हैं। तो ये सब जो है ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से इसमें भी जो तब्दीलियाँ आने लगी। अब हम बात करते हैं इडियट बॉक्स, जिसको हम टेलीविज़न कहते हैं। इडियट बॉक्स जो है हम टेलीविज़न को कहते हैं, इसके अलावा इसको हम सिंपली टीवी भी कहते हैं, या इसको हम टेली भी कहते हैं, टेलीविज़न भी कहते हैं, तो बहुत सारे इसके नाम हैं। तो टेलीविज़न के ज़रिए ही ऑडियंस तक, लोगों तक इन एडवर्टाइज़मेंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा फैलने लगा। यानी प्रोडक्ट्स की जो एडवर्टाइज़मेंट जो है वो टीवीज़, रेडियोज़ की वजह से ज़्यादा फैलने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रीच होने लगी। तो इडियट बॉक्स के ज़रिए हम एडवर्टाइज़मेंट भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टेलीविज़न के ज़रिए हम हासिल कर सकते हैं। तो 20th सेंचुरी में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, यानी जैसे एडवर्टाइज़मेंट जो है वो टेलीविज़न्स के ज़रिए हम देखने लगे उन एडवर्टाइज़मेंट को। तो एक इलेक्ट्रॉनिक, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल होने लगा। पिक्चर्स के ज़रिए जो है एडवर्टाइज़मेंट जो है इसमें ये इन फीचर्स का ऐड हो गया, या ग्राफ़िक्स जो है, ग्राफ़िक्स भी इसमें ऐड होने लगे। तो ये ज़्यादा कैची होने लगा, तो लोगों के लिए यानी अ, वो ईज़ी हो जाता है उन प्रोडक्ट्स को सेल करना, उनके फीचर्स को देखना, कि किस तरह से वो इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, क्या-क्या ख़ुसूसियात हैं, किस तरह से वो ये सब काम में ला सकते हैं। तो ये सब जो है ये एक अलग से मार्केट बन गया। तो एडवर्टाइज़मेंट जो है ये किस तरह से किया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइज़मेंट की जाती है, यानी ब्रॉडकास्ट मोड का इस्तेमाल करके एडवर्टाइज़मेंट भी की जाती है। या केबल टीवी के ज़रिए भी हम एडवर्टाइज़मेंट देखते हैं, या क्लोज़्ड सर्किट्स टीवीज़ जो होते हैं उनके ज़रिए भी हम एड्स देख सकते हैं, इश्तिहार देख सकते हैं। या फैक्स जो है ये फैक्स के ज़रिए, या सैटेलाइट ट्रांसमिशन के ज़रिए, या ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन के ज़रिए भी हम एड्स देख सकते हैं, या इनके ज़रिए हम जो है प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा सकते हैं, या कोई भी इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में भी ऐड करना हो तो लोगों तक पहुँचा सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग जो है, ब्रॉडकास्टिंग ये एक जेनेरिक टर्म इस्तेमाल होती है टीवीज़ के लिए।
तो इसका जो मेन फ़ोकस रहता है कि लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके, यानी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सके, या ऑडियंस को प्रोडक्ट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है उसके बारे में दी जा सके। तो ये एक इसका मेन मोटिव रहता है। लेकिन जब एडवर्टाइज़मेंट को जब हमने ब्रॉडकास्टिंग में देखा, यानी टीवीज़ में, रेडियोज़ में, तो जैसे ही ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलने लगा, इसकी जो डिमांड जो है वो ज़्यादा होने लगी, तो वैसे ही इसका जो ग्रामर है, एडवर्टाइज़मेंट का ग्रामर, एडवर्टाइज़मेंट की जो आइडेंटिटी है वो चेंज होने लगी। इसके जो फीचर्स हैं वो बदलने लगी। किस तरह से नए-नए टेक्नोलॉजीज़ एडवर्टाइज़मेंट में इस्तेमाल होते हैं, वो सब बदलने लगी। उनकी जो हम ग्रोथ देख सकते हैं, अगर हम कंपेयर कर सकते हैं 90s का एड और अभी का एड, तो बहुत सारी डिफरेंसेस हम देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी लैंग्वेज चेंज की जाती है, किस तरह से कैची बनाया जाता है इसको, ताकि जो लोग हैं वो मुतासिर हो सके, वो मोटिवेट हो सके इस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, या कोई भी सर्विस को उसका इस्तेमाल करने के लिए। ये सब इसकी लैंग्वेज जो है वो चेंज की जाती है, उसका ग्रामर जो है वो भी चेंज किया जाता है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर टीवी एड्स का कंट्रोल जो है वो पूरा गवर्नमेंट के हाथ में होता है। यानी बहुत सारी वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि कौन से एड्स जो हैं वो टीवी पे लगा सकते हैं या कौन नहीं लगा सकते। उनकी जो अपनी एथिक्स होता है वो कंट्रीज़ में लागू होता है। तो इस एथिक्स को भी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे कि वो टीवी एड्स के क्या एथिक्स होते हैं, किस तरह से टीवी एड्स जो हैं वो लोगों तक पहुँचते हैं, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो अम, टेलीविज़न से पहले भी अगर हम देखेंगे, टेलीविज़न से पहले रेडियोज़ में एड्स इश्तिहारात दिए जाते थे, तो उसकी भी अपनी एक डिमांड होती थी, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट होती थी। लोगों को मोटिवेट करने के लिए या कोई प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी लैंग्वेज डिफरेंट हुआ करती थी। तो जैसे ही तब्दीलियाँ आने लगी, तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि कितने चेंजेस आ चुकी हैं। या टीवी एड्स जो हैं वो पहले वर्ल्ड वॉर में मिलिट्री को, यानी आर्मी को दिखाए जाते थे कि उनको मोटिवेट किया जाता था कि वॉर के साथ वॉर में किस तरह से लड़ना है। मोटिवेशन एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहता था। तो वहाँ पर भी हम इन एड्स का, फ़िल्म एड्स का, शॉर्ट फ़िल्म्स का इस्तेमाल करते थे। अब हम देखते हैं तस्वीर और अल्फाज़, यानी पिक्चर्स एंड वर्ड्स। एडवर्ड माइब्रिज जो है, वो सबसे पहले उन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स ली एक साथ, किसी भी सीन की एक बहुत सारी पिक्चर्स ले ली, और उन पिक्चर्स को जो एक साथ ली गई, बहुत सारी पिक्चर्स एक साथ ली गई, तो उसकी मदद से मोशन पिक्चर जो है वो डेवलप होने लगा, वो इन्वेंट होने लगा मोशन पिक्चर्स। और जैसे ही मोशन पिक्चर्स इन्वेंट होने लगा, तो आहिस्ता-आहिस्ता फ़िल्म्स में, टीवीज़ में जो है वो वॉइस आने लगी। तो उससे पहले टीवीज़ में या सीरियल्स, ड्रामाज़, फ़िल्म्स, इनमें वो वॉइसलेस हुआ करते थे। तो जैसे ही एडवर्ड ने मोशन पिक्चर का इस्तेमाल करके, यानी लोकोमोशन का आइडिया देकर, उन्होंने इस तरह से डेवलपमेंट लाई कि मोशन पिक्चर्स फिर डेवलप होने लगी। फिर उसके बाद उसमें भी जब तब्दीलियाँ आने लगी, तो विजुअल स्टिमुलेशन का इस्तेमाल होने लगा। तो जो ये मोशन पिक्चर्स हुआ करती थी उनको टॉकीज़ कहते थे। तो फिर उन टॉकीज़ में वॉइस देने लगे, यानी वॉइस डेवलपमेंट, ऑडियोज़ देने लगे। तो ऑडियोज़ जब दिया ज गया, तो उसमें भी फिर फ़िल्म्स में भी वॉइस देने लगे। तो इस तरह से फ़िल्म्स, ड्रामा, सीरियल्स, तो ये सब हम आज देख सकते हैं। तो इस तरह से इसकी डेवलपमेंट हो गई। ये सब जो है ये मोशन पिक्चर के ज़रिए ही, ये सारी जो है चेंजेज़ जो हैं वो मोशन पिक्चर के ज़रिए ही आने लगी। अब देखते हैं कि राइटिंग पिक्चर्स, यानी तस्वीर लिखना किस तरह से तस्वीरों में लिखा जाता है, या पिक्चर्स को किस तरह से राइट किया जाता है। अ, एक तसव्वुर करते हैं कि अगर आपको शूज़, यानी पेयर ऑफ शूज़ जो है उसको बेचना है, तो कैसे बेच सकते हैं आप? यानी उसके लिए कौन-सा ज़रिया आप इस्तेमाल करेंगे कि आप उस पेयर ऑफ शूज़ को बेच सकते हैं। तो आप सबसे पहले
इसकी जो फिजिकल फॉर्म है शूज़ की वो दिखाएँगे लोगों को, उसकी ऐड करेंगे या उसका जो सेल्स पिच है वो सेट करेंगे, सेल्स पिच क्या रहेगा। फिर कुछ राइटिंग पिक्चर्स का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद यानी राइटिंग पिक्चर्स का इस्तेमाल करके आप पर्टिकुलर एंगल लेंगे उस पिक्चर का, उसकी उस पेयर ऑफ शूज़ का, उसके बाद उसकी फ़ोटो लेंगे, फिर उसकी जो है राइटिंग करेंगे कि कौन-सी कैची टर्म, स्लोगन जो है वो उसका इस्तेमाल करेंगे आप। यानी आप उसके बाद ये देखेंगे कि जो मार्केट में जो लोग हैं, कौन से टारगेटेड लोग हैं जो आपके इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। यानी आपको लैंग्वेज का भी ख़्याल रखना है कि जो मार्केट में आप किस तरह से लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, जो लोगों के लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगा उसको पढ़ना और उसको अंडरस्टैंड करना और लोग जो हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मोटिवेट हो जाएँगे। तो मेन रीज़न जो है वो मोटिवेट है, यानी कस्टमर को किस तरह से मोटिवेट करना है, कस्टमर को किस तरह से इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उसको किस तरह से मोटिवेट करना है, ये सब जो है ये मोटिव रहता है, मेन मोटिव रहता है एडवर्टाइज़मेंट का। और अब देखते हैं पेंटिंग वर्ड्स। पेंटिंग वर्ड्स के ज़रिए भी हम एडवर्टाइज़ करते हैं, यानी एडवर्टाइज़मेंट हम पेंटेड वर्ड्स के ज़रिए भी हम देखते हैं। आजकल शॉप्स के बाहर हम देखते हैं वॉल्स पे पिक्चर्स, यानी उसमें पेंट किया हुआ होता है और पेंट किस तरह से वो लेटर्स में किस तरह से वो कैलीग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, वो सब हम देखते हैं किस तरह से इलोक्वेंटली उन वर्ड्स को लिखा जाता है, उनको पिक्चराइज किया जाता है, उस ऑब्जेक्ट को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। ये सब जो है ये एक यानी लोगों की इंस्टिंक्ट को जगाता है कि अ, हम भी इस प्रोडक्ट को खरीदें। यानी यही मेन जो है स्ट्रैटेजी जो है वो यही रहती है कि कस्टमर को किस तरह से मोटिवेट करें, उसके इंस्टिंक्ट को किस तरह से उसके इंस्टिंक्ट को अराउज़ कर सके। तो ये मेन मोटिव रहता है। तो उसकी जो यानी ये सब जो है ये डिपेंड है कस्टमर की मूड को स्टडी करना है, कस्टमर को स्टडी करना है, ऑडियंस को देखना है कि अगर लार्ज ऑडियंस है, देखना है कि किस एरिया के लोग इस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीद सकते हैं या कौन से क्लास के लोग इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं और किस तरह से लैंग्वेज का यूज़ करना है इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो ये सब जो है एडवर्टाइज़मेंट में इन सब चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब इसके बाद रीइन्फोर्समेंट और जो काउंटर पॉइंट्स हैं, वो क्या है, यानी जो वर्बल क्यूज़ जो रहते हैं या विजुअल क्यूज़ रहते हैं, विजुअल क्यूज़ के ज़रिए ही हम किसी भी प्रोडक्ट को हम सेल कर सकते हैं। यानी जब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे एक कोई भी पेस्टोरल सीन है, उस पेस्टोरल सीन में अगर हम साउंड ऐड करते हैं या फ्लूट की जो उसका जो साउंड है, उसको जब हम ऐड करते हैं तो काफ़ी कंपेलिंग लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है कि उसको देखना, उस ऐड को देखना या अगर कोई ऐसा सीन है जिसमें ऐसा नेचर की जो पूरी पिक्चर ली गई है उसके बाद उसमें साउंड ऐड किया गया है या नेचुरल साउंड्स, बर्ड साउंड्स, तो काफ़ी कैची लगता है उसको देखना। तो इस तरह से ये एक रीइन्फोर्समेंट बन जाता है। तो इसी तरह से एडवर्टाइज़मेंट में भी रीइन्फोर्समेंट का इस्तेमाल किया जाता है, साउंड्स को ऐड किया जाता है या इस तरह के पिक्चर्स को ऐड किया जाता है या टैगलाइन्स या स्लोगन्स, वर्ड्स, फ्रेजेज़, इन सब का इस्तेमाल करके लोगों को मोटिवेट किया जाता है। यानी एक सब कंपेलिंग बन जाता है देखना, इस तरीके के प्रोडक्ट्स को खरीदना। तो ये सब जो है ये एक रीइन्फोर्समेंट रहता है। तो एडवर्टाइज़मेंट में रीइन्फोर्समेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। या अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जैसे किसी भी पार्टी में जहाँ पर बहुत शोर होगा, साउंड्स बहुत ज़्यादा होगा, हाई लेवल पे म्यूज़िक होगा, तो या लोग आपस में बात कर रहे होंगे पार्टी में, तो जब एक ग्लास का जो साउंड जब अनाउंसमेंट करनी होती है, तो अम, ग्लास का साउंड निकाल कर यानी स्पून के साथ उसको साउंड निकाल कर लोग अवेयर हो जाते हैं कि कोई अनाउंसमेंट है, तो जो लोग हैं वो काफ़ी साइलेंट हो जाते हैं, यानी पूरे खामोश हो जाते हैं और उस अनाउंसमेंट को सुनते हैं। यानी एक काउंटर पॉइंट रहता है। इस तरह से एडवर्टाइज़मेंट में भी अगर हम देखेंगे एक काउंटर पॉइंट रहता है, जिससे लोग जो है उस
उस एडवर्टाइज़मेंट को देखते हैं, उस एडवर्टाइज़मेंट अगर कोई भी यानी जो एग्ज़ाम्पल हमने ली कि जो पार्टी होगी या वहाँ पर काफ़ी शोर होता है, काफ़ी नॉइज़ होती है, जैसे ही ग्लास की जो साउंड सुनने को मिलती है, तो सब खामोश हो जाते हैं। तो इस तरह से एडवर्टाइज़मेंट में भी एक ऐसा कंपेलिंग फ़ोर्स रहता है, एक राइटिंग एक ऐसी टेक्नीक रहती है जिससे जो देखने वाले हैं या सुनने वाले हैं उस एडवर्टाइज़मेंट को, वो काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं, वो उस ऐड को देखते हैं, उस ऐड को सुनते हैं। तो ये सब जो है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एडवर्टाइज़मेंट जब हम एडवर्टाइज़मेंट लिखते हैं या जब हम एडवर्टाइज़मेंट उसको पूरा तैयार करते हैं, तो वहाँ पर ये सब जो है, इन सब की ज़रूरत पड़ती है, यानी रीइन्फोर्समेंट की और काउंटर पॉइंट्स की। इसके बाद हम देखते हैं सेलिंग लाइन्स जो है, वो किस तरह से रहती है, सेलिंग लाइन्स हम किनको कहते हैं? सेलिंग लाइन्स जो है, ये अ, ये जो एडवर्टाइज़मेंट में है, ये वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, किस तरह से किसी प्रोडक्ट को बेचा जाएगा, उसके लिए कौन-सी लाइन का इस्तेमाल किया जाएगा। हम अक्सर टीवीज़, रेडियोज़ में इस तरीके की एडवर्टाइज़मेंट देखते हैं, सुनते हैं, तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे कि सेलिंग लाइन्स जो हैं, वो क्या रहती हैं, उनको हम देख सकते हैं यानी अम, अगर एक हम बैक में जाते हैं थोड़ा, यानी अगर हम पूरी एज को देखेंगे किस तरह से सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता था। यानी एंशिएंट पेंटिंग में सिंबलिज्म का इस्तेमाल हुआ करता था, जो लिटरेचर में हम देख सकते हैं। तो या जो लोग हैं स्कल्पचर्स के साथ करते हैं या पेंटिंग के साथ करते हैं या पेंटिंग अगर हम देखें कि पुराने ज़माने में केव्स में भी पेंटिंग हुआ करती थी। आजकल ग्राफ़िटी पेंटिंग हुआ करती है, यानी वॉल्स में उस तरीके की पेंटिंग हम देखते हैं। तो ये एक यानी एक प्रोडक्ट हो जाता है या इसको हम बोलते हैं कि एक सेलिंग के लिए एक प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन उसके लिए जो एक सेलिंग लाइन जो है, यानी वो किन टर्म्स कौन-सी टैग लाइन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये वो प्रोडक्ट या उस पेंटिंग को देखे या एग्ज़िबिशन में भी हम देखते हैं, किस तरह से वहाँ पर राइटिंग एक लोगों को एक अवेयर किया जाता है या लोगों को एक इन्फॉर्म किस तरह से किया जाता है कि यहाँ पर जो है एग्जीबिशन है और कौन-कौन से किस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर। तो एक जिस तरह से उसमें ग्रामर, उसमें टेक्निकैलिटी का इस्तेमाल किया जाता है, वो एक डिफरेंट होता है एकेडमिक राइटिंग से या किसी और राइटिंग को अगर हम देखेंगे, बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो या अगर हम बिलबोर्ड्स को देखेंगे, बिलबोर्ड्स में भी उसकी जो लाइन होती है टैग लाइन होती है, वो डिफरेंट होती है। किस तरह से वर्ड्स, फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से स्लोगन्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कैची बन जाता है और लोग उसको देखना चाहते हैं, उसको उस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। तो ये सब जो है एडवर्टाइज़मेंट में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब इसके बाद कॉपी राइटिंग जो है ये सब एक क्रिएटिव एस्पेक्ट रहता है फ़िल्म का, एडवर्टाइज़मेंट का ये एक क्रिएटिव एस्पेक्ट रहता है यानी जिसमें वर्ड चॉइस या कंजेक्टिव्स यानी या मीनिंग, पनिंग डबल मीनिंग या राइम्स इस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये सब जो है ये कॉपी राइटिंग में सब शामिल है। किस तरह से वर्ड्स, किस तरह से जिंगल्स का इस्तेमाल किया जाता है या अगर हम देखें कि लिटरेसी डिवाइसेस इनमें कौन-कौन से इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि एलिट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है कॉपीराइट में। यानी कॉपीराइट जो है इन्हीं की मदद से ये एक यूनिक सेलिंग प्रपोर्शन इसका रहता है। यानी जैसे ही कॉपीराइटर जो है वो इन लिटरेसी डिवाइस का इस्तेमाल करके इसका जो इस प्रोडक्ट का जो एक यूनिक सेलिंग प्रपोर्शन रहता है, जिसको हम यूएसपी कहते हैं। तो कौन-कौन सी लिटरेसी डिवाइसेज़ का इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहले देखते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन भी इन एडवर्टाइज़मेंट में हम देख सकते हैं, किस तरह से वो एलिट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है टिंगलिंग, टैग योर टेस्ट, बेटर बाय बेनाटॉन। तो इस तरह से जो वर्ड्स हैं, लेटर्स जो हैं ये रिपीट हो जा होते हैं, तो एक लिटरेसी डिवाइस है जिससे
लोगों के लिए ये काफ़ी कैची बन जाता है। ये इस तरह के स्लोगन्स सुनना, देखना, तो ये एक यूएसपी बन जाता है, यानी यूनिक सेलिंग प्रपोर्शन बन जाता है। और उसके बाद राइम जो है, राइम भी जो है ये भी एक लिटरेसी डिवाइस एडवर्टाइजमेंट में, फिल्म्स एड में इस्तेमाल होता है। तो राइम जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, स्टे फ्री, दैट्स द वे यू ऑट टू बी। तो इस तरह से राइमिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करके, स्लोगन्स में इस तरह से इस्तेमाल करके ये कैची बन जाता है, या म्यूजिक को ऐड करके इस तरह से कैची बन जाता है। इसके बाद एसर्शन, एसर्शन में लोगों को डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है कि आपको इस प्रोडक्ट को किस तरह से, इस प्रोडक्ट को खरीदना है, तो डायरेक्टली एड्रेस करके लोगों को मुतासर किया जाता है, इनको मोटिवेट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, इन एवरी पार्टी दैट आई होस्ट द चीफ गेस्ट इज अमूल चीज। तो एक अमूल चीज का जो एक टैग लाइन है, तो इस तरह से देख सकते हैं अमूल चीज की टैग लाइन में एसोसिएशन का इस्तेमाल हुआ है, किस तरह से डायरेक्ट एड्रेस मोड का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट भी इसमें भी डायरेक्ट मोड को इस्तेमाल, एड्रेस किया जाता है, डायरेक्टली लोगों को एड्रेस किया जाता है कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदें। जैसे आई हैव जस्ट वन कम्प्लेक्शन एंड सो नो ऑर्डिनरी सोप विल डू, आई ट्रस्ट ओनली लक्स। यानी एक लक्स सोप का एक टैग लाइन है। तो यहाँ पर इसमें एंडोर्समेंट का इस्तेमाल हुआ है, यानी डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है लोगों को कि हमें इस सोप को क्यों खरीदना चाहिए। और उसके बाद पनिंग, पनिंग में यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, यानी ये भी एक कॉपीराइट पॉपुलर तरीका है, यानी लिटरेसी डिवाइस जो है इस्तेमाल किया जाता है पनिंग। यहाँ पर देख सकते हैं, नाउ अनदर एडिशन टू द हिट लिस्ट, फाइंड थिंग्स द लेटेस्ट बेस्ट सेलर। या सर्क्यूलोकेशन जो है, ये घुमा फिरा कर बात की जाती है, यानी एक डिफरेंट तरीका इस्तेमाल किया जाता है उस प्रोडक्ट को के बारे में बोलना है, इनडायरेक्ट वे होता है, इस तरह से कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर वी डोंट हैव टू से एनीथिंग, प्रोडक्ट्स विल बी विद एन आइडेंटिटी नीड्स नो हेडलाइंस। तो यहाँ पर भी एक इस तरह की स्लोगन हम देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कहानी, यानी स्टोरी लाइन्स को हम कहेंगे। स्टोरी लाइन जो है, ये इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि स्टोरी लाइन्स जो हैं वो क्या होती हैं। स्टोरी लाइन्स एक स्केलेटन की तरह होती है, स्केलेटल स्ट्रक्चर की तरह होती है, यानी एक ढांचा होता है जिसमें सारा एडवर्टीजमेंट जो है वो डिपेंड होता है। तो स्टोरी लाइन जो है ये काफ़ी ये कंसेप्चुलाइज्ड होनी चाहिए, ये कैप्सुलेटेड होनी चाहिए। चाहे हम टीवी एड्स की बात करें, फिल्म एड्स की बात करें, तो इसकी जो स्टोरी लाइन है ये यूनिक होनी चाहिए और ये कैची होनी चाहिए। और जो स्टोरी लाइन है ये पिक्चर्स के साथ भी स्टोरी लाइन देखने को मिलती हैं, साउंड्स के साथ या रैंडम अटरेंसेस जो होती हैं उससे भी हम स्टोरी लाइन देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट में। एडवर्टीजमेंट में जैसे नॉर्मली यूजुअली एक नॉइस दिखाते हैं घर में, किस तरह से वो इस एक बंदा दूसरे के साथ बात कर रहा है या ये इसके साथ बात कर रहा है, तो घर में नॉर्मल कन्वर्सेशन दिखाया जाता है और बीच में ही उस एड को किस तरह से प्रमोट किया जाता है, किस तरह से घर में उसको डिस्कस किया जाता है, इस तरह से उसको उस एड को दिखाया जाता है। यानी इसमें रैंडम अटरेंसेस दिखाई जाती है कि उन एडवर्टीजमेंट में ये भी एक स्टोरी लाइन होती है, ये भी एक यूएसपी बन जाता है। तो एक यानी एक एड को लिखने के लिए सबसे पहले मार्केट प्रिंसिपल्स को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। उस यानी कोई भी किसी भी प्रोडक्ट का जब एडवर्टीजमेंट बनाया जाता है तो उसका जो एक मार्केटिंग प्रिंसिपल पहले चेक किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरर कौन है, क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है, मार्केट में उसका क्या वैल्यू है, वो सब चेक किया जाता है एडवर्टीजमेंट को लिखने से पहले। उसके बाद सब मार्केट सेगमेंट्स चेक किए जाते हैं, यानी बायर्स कौन होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे इस प्रोडक्ट को के, या परचेजिंग पावर क्या होगा, लिटरेसी क्या है, लोग जो ऑडियंस है या जो कस्टमर्स हैं वो कौन होंगे, वो सब इनको
नज़र में रखकर फिर एडवर्टाइज़मेंट लिखा जाता है। उसकी जो स्टोरी लाइन जो है उसके बाद लिखी जाती है। तो जब ये सर्वे किया जाता है कि ऑडियंस कौन है, जो मार्केटर जो है, जो मार्केटिंग कर रहा है वो कौन है, ये प्रोडक्ट किस कंपनी का है, उसकी जो वैल्यू जो है मार्केट में क्या है, तो ये सब जब इसकी जो स्टडी की जाती है उसके बाद जो है एडवर्टीजमेंट लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रिलायबिलिटी प्रोग्राम जो है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले मार्केटिंग स्पेसिफिकेशन देखी जाती है, उसके बाद डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन देखा जाता है, उसको फॉर्मुलेट किया जाता है, फिर प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरर, फिर प्रोडक्ट टेस्टिंग की जाती है, फिर उसके बाद फीडबैक दिया जाता है। यानी एक फाइनल जो है ये फीडबैक रहता है, फाइनल एलिमेंट इसका। अब देखते हैं टीवी एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्या है। टीवी एडवर्टाइजमेंट और फिल्म एड क्या ये सेम है या मुख्तलिफ है, ये हम देखेंगे। या सिनेमा हॉल में जो ऑडियंस रहते हैं उनके लिए जो एड्स होते हैं, क्या वो एड्स हम टीवीज़ में भी हम उन एड्स को देख सकते हैं? क्या टीवी के जो ऑडियंस हैं वो सिनेमा ऑडियंस के साथ उनमें कुछ फ़र्क है, या किस तरह से उनको दिखाया जाता है? टीवी ऑडियंस और सिनेमा ऑडियंस में क्या फ़र्क है, ये भी देखा जाता है। और क्या सिनेमा जो ऐड है वो टीवी पे चलाया जा सकता है, या इसकी जो टीवी की जो वर्जन्स हैं वो क्या है, किस तरह से ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो पहला प्राइमरी क्वेश्चन जो है, फंडामेंटल क्वेश्चन जो है, ये है कि जो टीवी एड्स है या सिनेमा एड्स हैं ये हम यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। यूनिवर्सली अगर देखा जाए जनरल टर्म में, हम सिनेमा एड्स को हम टीवी एड पे भी यानी टीवीज़ पे भी देख सकते हैं। यानी इनमें कोई फ़र्क नहीं है जनरल लेवल पे। लेकिन कुछ एजेंसीज़ ऐसी हैं जो इनमें डिस्क्रिमिनेशन करती हैं, यानी टीवी एड और सिनेमा एड जो है वो मुख्तलिफ होती हैं, उनकी जो फीचर्स हैं मुख्तलिफ होती हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट होता है। तो टीवी जो है ये एक इंटीमेट मीडियम होता है, यानी इसके जो यूज़र्स हैं एक तो बहुत ज़्यादा हैं, और उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मैं लिविंग रूम में टीवी को ऑन किया और एडवर्टाइज़मेंट देखने लगे इस तरीके की एडवर्टाइज़, लेकिन जो सिनेमा एड्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। उनमें पहले जो ऑडियंस है वहाँ पर जाना पड़ता है, कोई भी मूवी देखने के लिए, फिर हम देख सकते हैं इन बिटवीन में हम देख सकते हैं कि एड्स वहाँ पर हम देख सकते हैं। तो उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही डिफरेंट होता है, ये हम देखेंगे। जो टीवी एड्स जो हैं ये साइज़ में भी छोटे रहते हैं, लेकिन इनका जो टीवी एड्स में क्लोज़-अप होता है, इसमें काफ़ी डिटेल्स रहती हैं। इसमें पैनोरामिक व्यू रहता है, जो लार्ज स्क्रीन पे इस तरीके से देख नहीं सकते हैं। और उसके अलावा जो टेलीविज़न है इसमें जो ब्लेमिशेस हैं इसको मैग्नीफाई किया जाता है, उसको ज़ूम करके इसको दिखाया जाता है। और टीवीज़ में जो ये टीवी एड्स जो हैं ये बहुत ही शॉर्ट रहते हैं, ये बहुत ही क्रिस्प रहते हैं, ये कैची रहते हैं, और लोगों के लिए काफ़ी आइडियल बन जाते हैं इसको देखना, इन प्रोडक्ट्स को खरीदना या इस सर्विसेज़ को इस्तेमाल करना। और जो टीवी एड्स जो रहते हैं ये फिक्स्ड टाइम स्लॉट पे इनको देखा जाता है, इनको दिखाया जाता है, लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाई जाती है। और ये एक टेलीविज़न वर्क्स जो है ये बेस्ट रहता है। जो टीवी एड्स जो रहती हैं ये सिनेमा एड्स से बेस्ट रहती हैं, क्योंकि टीवी जो है इसके यूज़र्स जो हैं वो बहुत रहते हैं एज़ कम्पेयर टू सिनेमाज़। और टीवीज़ जो हैं इसके पर डे अगर हम देखेंगे टीवी में पर डे बहुत सारे एड्स देखने को मिलते हैं अगर हम उसको सिनेमा के साथ कंपेयर करेंगे। तो टीवी एड्स या टीवी कमर्शियल्स जो हैं वो बहुत ही शॉर्ट रहते हैं, वो ट्रिकी होते हैं, और लोगों को यानी उसका जो ग्राफिक रहता है वो डिफरेंट रहता है, सिनेमा या फ़िल्म एड से बहुत ही मुख्तलिफ रहते हैं। अब हम देखते हैं कि टीवी इश्तिहार जो है उनकी तश्कील हम देखेंगे, उनका स्ट्रक्चर पूरा हम पढ़ेंगे। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक प्लूटो इंडस्ट्री है जो चाहती है कि वो एक इंस्टेंट कॉफ़ी जो है उसको लॉन्च करे।
तो उसकी जो एक टेंटेटिवली उसकी जो कॉलिंग है वो है कि गोल्ड ब्लेंड। तो जो नेस्कैफ़े है, नेस्कैफ़े जो है उसका कॉम्पिटिटर है। नेस्कैफ़े में ऐसा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, यानी कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो इस तरह की कॉफ़ी बनाती है। तो यहाँ पर जो प्लूटो इंडस्ट्री है, वो चाहती है कि वो भी नेस्कैफ़े के साथ कम्पीट करे। नेस्कैफ़े के तरह ही वो कॉफ़ी जो है वो उसका जो एडवर्टाइज़मेंट लोगों तक पहुँच जाए। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। तो सबसे पहले इसकी जो प्रोफ़ाइल बनी जाएगी, यानी इसका जो प्रोडक्ट की जो प्रोफ़ाइल है वो देखने को मिलेगी। उसका जो यूएसपी वो सेट किया जाएगा, यानी किस तरह से यूएसपी सेट किया जाएगा, स्टोरी लाइन क्या रहेगी, वो सब इसको देखा जाएगा। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा। तो कॉफ़ी यानी कॉफ़ी विद हाई अरोमा, यानी किस तरह से अरोमा का इस्तेमाल किया गया है, इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सब जो है ये प्रोडक्ट प्रोफाइल में हम देखेंगे। उसके बाद प्राइस जो है वो सेट किया जाएगा, और ये भी देखा जाएगा कि नेस्कैफ़े के साथ किस तरह से ये कम्पीट कर रहा है, प्राइस में किस तरह से कम्पीट कर रहा है। क्या ये इससे नेस्कैफ़े से हायर है, क्या उससे कम दाम है इसका, वो भी इसको सेट किया जाएगा। और नेस्कैफ़े से कितनी इसके फीचर्स जो हैं, ख़ुसूसियात हैं, वो किस तरह से मुख्तलिफ़ हैं, वो भी देखा जाएगा। वो पहले ही एडवर्टाइज़मेंट के से पहले ही, लॉन्च करने से पहले ही ये सब चीज़ें सेट की जाती हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। फिर उसके बाद जो रैपर का जो कलर है, वो भी कलर स्कीम जो है उसको भी देखा जाएगा। कलर स्कीम स्कीम क्या रहेगी, ब्लैक एंड व्हाइट या कोई और, उसका जो लिड कवरिंग है वो क्या रहेगी, वो सब जो है एडवर्टाइज़मेंट से पहले उसको सेट किया जाता है। ये सब जो है ये एडवर्टाइज़मेंट में ये सारे जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है ये सब शामिल हो जाता है, यानी इसकी पूरी स्ट्रक्चरिंग है। या इसके अलावा ये भी देखा जाए कि जो ऑडियंस हैं इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, यानी कस्टमर्स जो हैं वो कौन रहेंगे, कौन से लोग मोटिवेट हो जाएंगे इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, इस ऐड को देखने के लिए। ये कौन से किस क्लास के लोग या किस कम्युनिटी के लोग इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, या कितनी रेंज तक ये प्रोडक्ट जो है ये बिकेगा, ये सब जो है ये सेट किया जाता है। और एडवर्टाइज़मेंट में जब इस प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़मेंट किया जाएगा, तो उसके लिए कौन-सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी। अगर इंग्लिश किया जाएगा या हिंदी किया जाएगा, तो इसकी ऑडियंस जो है वो कौन-सी रहेगी, वो भी इससे देखने को मिलेगा। और क्या ये लिटरेट ग्रुप रहेगा कि इलिटरेट ग्रुप, यानी पढ़े-लिखे लोग इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे? क्या जो पूरी जनरल ऑडियंस है वो इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, या घरेलू महिला जो है क्या वो इस प्रोडक्ट को खरीदेगी? ये सब जो है ये पहले ही सेट किया जाता है। राइटिंग करने से पहले, यानी कॉपी राइटिंग के दौरान, या जब एडवर्टाइज़मेंट की स्ट्रक्चरिंग की जाती है उसी टाइम ये सब चीज़ें सेट की जाती हैं। तो जैसे ही यानी इसका जो यूएसपी जो है, यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शन जो है वो रहेगा कि कॉफ़ी जो है कॉफ़ी विद हायर अरोमा, यानी ये ऐसी कॉफ़ी है जिसमें अरोमा बहुत ज़्यादा है। तो जो वर्ड अरोमा इसमें इस्तेमाल हो गया है, ये एक सॉर्ट ऑफ एक यूनिक फ्लेवर दे रहा है, यानी इस वर्ड को इस्तेमाल करने से एक अलग सी इसकी इसकी जो फीचर दिखाई जा रही है, या ग्राफ़िक्स का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, वो भी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। यानी लैंग्वेज जो है उसका ज़्यादा ख़्याल रखा जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट को भेजने के लिए लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कि कौन से लोग किस कम्युनिटी के लोग या कौन से जो टारगेटेड ऑडियंस है, किस तरह से वो मुतासिर हो जाएगी। तो ये सब ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और उसके बाद कंप्यूटराइज़्ड जो क्लासिफाइड स्ट्रिप्स रहती हैं, उनको भी वो भी देखते हैं, इस स्ट्रक्चरिंग में वो सब भी शामिल हैं। या लिड कवरिंग जो इससे पहले भी डिस्कस किया, वो सब इस सब में शामिल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टोरी लाइन यहाँ पर दी गई है, जो 30 सेकंड्स का एक एड है। ये एक एक्सटीरियर में ये एड हो रहा है आफ्टरनून के टाइम। यहाँ पर हम पूरा देखेंगे। Portico is a very impressive house. The door is gleaming. Mahogany and brass livered footman is standing on the steps leading to the door. A luxurious limousine glides into view. The sound of the car doors opening and closing and firm authority to footstep going up. The person are not seen. The doors open.
Camera glides past the car, fenders taking in, and incidental details. The gleam, the and high polish of the car, perfectly लाइट ब्लू एंड डिसेंडेंट यानी एक ऐड है इसका जो पूरा जो है ऐड का सीन दिखाया गया है यहाँ पर एक स्टोरी लाइन है इसमें दिखाया गया है कि एक एक जो मैन है वो डोर खोल रहा है अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा है और लैविश गाड़ी से उतर कर वो यानी अपने दरवाजे की ओर जा रहा है, घर के दरवाजे को खोल रहा है। फिर जब वो आगे बढ़ रहा है तो वहाँ पर देख रहा है कि एक जो है यहाँ पर हम फिर से पढ़ेंगे गोइंग इनटू द हाउस इनटू एन एनकाउंटरिंग impeccable taste in flooring walls, object fixation, etc. Also, music, each visual cues encountered by the camera signifies taste. The music builds up. एक पूरा बैकग्राउंड दिखाया जा रहा है कि जो एक पर्सन है वो किस तरह से आ रहा है, किस तरह से घर में घुस रहा है और किस तरह से को लैविशली उसको दिखाया जा रहा है इस सीन को. The camera lazily pans. A beautiful male hand is in the process of moving across the field of the vision. Elegant shirt cuffs and cliff line are also seen. The hands moves towards the background, revealing a jar of a coffee from which he has just withdrawn coffee in a spoon and put it in a cup. A lurid hand enters the top of the frame with a silver coffee pot and pours streaming water. Music goes lowering, and on the sound of the pouring water, a voice over the aroma of the good living gold blend the premium. तो इस तरह से ये जब ये अंदर आ जाता है फिर वहां पर दिखाया जाता है अपनी जो कॉफी का जार है उसको उठाकर उसको उसके लिड को खोलकर फिर वो कॉफी को स्पून में डालता है और किस तरह से यानी इसको यहाँ पर दिखाया जाता है कि इसको विजुअलाइज किया जा रहा है ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है कि पूरा विजुअलाइज हो रहा है कि सीन जो है वो क्या है किस तरह से सिल्वर कॉफ़ी पॉट का इस्तेमाल करके किस तरह से वो इसमें वाटर डालता है फिर उसके बाद म्यूजिक ऐड हो जाता है साउंड लगाया जाता है फिर कहा जाता है द एरोमा ऑफ अ गुड लिविंग गोल्ड ब्लेंड द प्रीमियम. तो इस तरह से एड्स जो है इस तरह से देखने को मिलते हैं कि क्या स्टोरी लाइन इनकी जो है वो क्या रहती है. तो यहाँ पर भी ये भी ऐड है ये यानी एक कॉफ़ी का ऐड है लेकिन यहाँ पर जो सीन है वो डिफरेंट है. यहाँ पर एक हॉर्स का इस्तेमाल किया गया है जिसपे एक हैंडसम जो आदमी है वो बैठा हुआ है. फिर उसके बाद जो हॉर्स है उसको दूर में रखा जाता है फिर टेबल पे ये जो आदमी है ये आ जाता है. किस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि किस तरह से ब्यूटीफुल टेबल का इस्तेमाल हुआ है और क्रॉकरी का इस्तेमाल हुआ है फूड हैम्पर का इस्तेमाल करके इसको किस तरह से विजुअलाइज किया जा रहा है इसको किस तरह से दिखाया जा रहा है. फिर म्यूजिक यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है यहाँ पर म्यूजिक साउंड इफेक्ट ऐड नहीं हुआ है बल्कि नेचुरल साउंड जहाँ पर इसको सीन किया गया है तो वो सब इसमें दिखाया गया है. और जो यहाँ पर कॉफ़ी जार फिर वो निकालता है उसका क्लोज़अप लिया जा रहा है फिर डिस्टेंट में हॉर्स जो है वो नी करता है तो फिर कहा जाता है कि द अरोमा ऑफ द गुड गोल्ड ब्लेंड द प्रीमियम. तो इस तरह से इस जो है कॉफ़ी जो है इसका एडवर्टीजमेंट किया जाता है. या एक और सीन है इसमें भी यही कॉफ़ी ऐड है जहाँ पर एक गुलमर्ग में कश्मीर में सीन हो रहा है जहाँ पर पूरा हिल्स मीडोज दिखाया जा रहा है और किस तरह से एक लेडी इस आ जाती है और कहती है कि वेटर्स को कहती है कि कॉफ़ी देने के लिए तो किस तरह से वो पोर करता है वाटर उसमें फिर कॉफ़ी का सीन दिखाया जा रहा है कि किस तरह से वो जार से कॉफ़ी निकालता है और स्पून से निकाल कर उसको कप में डालता है और इस तरह से सीन क्रिएट हो जाता है. तो इस तरह से जो है एड्स देख सकते हैं इस तरह से इनका स्ट्रक्चर जो है किस तरह से वैरी करता है किस तरह से लैंग्वेज जो है वो डिफर हो जाती है कैची टर्म्स किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं सीन जो है वो कहाँ पर डिपिक्ट किया जा रहा है कहाँ पर दिखाया जा रहा है सीन. तो ये सब जो है एडवर्टीजमेंट में मैटर करता है. तो इस यूनिट में हमने देखा कि एडवर्टीजमेंट जो है उसके जो स्ट्रक्चर क्या है कॉपी राइटिंग क्या है स्टोरी लाइन क्या है ये सब हमने इस यूनिट में डिस्कस किया. अब हम देखते हैं नेक्स्ट यूनिट पे आ जाते हैं एथिक्स इन एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट में क्या क्या एथिक्स हैं. तो इस यूनिट में सबसे पहले मकासद फिर तारुफ फिर ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टीजमेंट फिर आउटडोर एडवर्टीजमेंट क्या है इश्तिहार
इखलाकियात क्या हैं, यानी इखलाकी उसूल क्या हैं, एथिक्स जिसको हम कहते हैं, एस्की किसको कहते हैं, कुछ मसनूआत की तशहीर करना या कुछ मॉडल यानी कुछ मॉडल एडवर्टीज़मेंट जो है इश्तिहार, उसको हम देखेंगे और खुलासा करेंगे आगे। तो इस यूनिट में जो इस यूनिट का मकासद ये है कि एथिक्स जो हैं एडवर्टीज़मेंट में भी एथिक्स रहते हैं। कौन से एडवर्टीज़मेंट एथिकल होते हैं या कौन से एडवर्टीज़मेंट अनएथिकल होते हैं, वो सब हम इस यूनिट में देखेंगे। किस तरह से कोई भी एडवर्टीज़मेंट एथिकल बन जाता है या नॉन अनएथिकल बन जाता है, ये हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि जो आउटडोर एडवर्टीज़मेंट जो हैं उसके भी एथिक्स क्या है या इंडोर एडवर्टीज़मेंट के एथिक्स क्या हैं। वो कौन से एडवर्टीज़मेंट हैं जो रिजेक्ट होते हैं और क्यों रिजेक्ट होते हैं, ये क्या डिमांड करते हैं, ये सब हम इस यूनिट में देखेंगे। तो सबसे पहले एथिक्स को हम देखेंगे। एथिक्स यानी ये एक एथिक्स हम गुड कंडक्ट को कहते हैं, यानी राइट्स जो सोसाइटी के लिए जो हैं वो कारआमद होते हैं या किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए जो है ये गुड कंडक्ट माना जाता है। यानी एथिक्स जो है ये उसूल होते हैं, राइट होता है। तो एडवर्टीज़मेंट में भी कौन से राइट्स होते हैं, एडवर्टीज़मेंट में कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, ये हम देखेंगे इस यूनिट में। तो हर किसी एडवर्टीज़मेंट में भी एथिक्स देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि एडवर्टीज़मेंट किसी पर भी बनाया जा सकता है और लोगों को किसी भी प्रोडक्ट को यानी खरीदने के लिए उसको मोटिवेट किया जाएगा। तो सबसे पहले एथिक्स जो है इसको कंसिडरेशन में लाया जाता है। एथिक्स के बेसिस पे एडवर्टीज़मेंट को चेक किया जाता है, उनके प्रिंसिपल्स के बेसिस पे उनको चेक किया जाता है, फिर देखा जाता है कि कौन सा एडवर्टीज़मेंट इसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा कि नहीं। तो ये सब जो है ये सब एथिक्स में आते हैं, ये सब वैल्यूज़ में आते हैं। तो एथिकल प्रिंसिपल के बेसिस पे इनको चेक किया जाता है। तो अब देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टीज़मेंट। ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टीज़मेंट जो है ये आमतौर पर नशरियाती इश्तिहार, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट इश्तिहारात हैं। तो रेडियो और टेलीविज़न पर नशर होने वाले इश्तिहार नशरियाती इश्तिहार का एक लाज़मी हिस्सा होता है। तो नशरियाती इश्तिहार जो है इसका किरदार सार्फिन को मसनूआत के फ़वाइद के बारे में कायल करता है। तो इससे इश्तिहारात का एक बहुत मौसर ज़रिया समझा जाता है। तो किसी भी अ, चैनल पर इश्तिहार की लागत का उसका इन्हसार यानी कमल शक्ल के वक़्त उसके नशर होने के मखसूस वक़्त पर होता है। ये सब पहले उस वक़्त पर डिसाइड किया जाता है। तो मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे कि जो प्रीमियम स्लॉट होता है, प्रीमियम स्लॉट में इश्तिहार की कीमत किसी दूसरे स्लॉट से ज़्यादा होगी। तो रेडियो की जो रेडियो और टेलीविज़न जैसा ब्रॉडकास्टिंग यानी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग हो या इंटरनेट पे भी हम आज इश्तिहार देखते हैं, सोशल मीडिया पर भी हम इश्तिहार देखते हैं। तो उसकी उन मीडियम्स के मुकाबले में वसीआ सामीन जो हैं उन तक पहुँचाया जाता है। यानी जो भी यानी जो मीडियम का इस्तेमाल होता है, जो ब्रॉडकास्टिंग मीडियम का इस्तेमाल होता है, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविज़न हो या सोशल मीडिया हो, उस पे भी हम ब्रॉडकास्टिंग देखते हैं। तो रेडियो और टेलीविज़न जो है रेडियो टेलीविज़न इश्तिहारात वो कौमी तौर पर बड़े पैमाने में मार्केटिंग के ज़रिए के ज़िम्मे आते हैं। तो इसके ज़रिए आलमीन सामीन तक यानी जो आलमी सामीन जो है उन तक जो है इन्फॉर्मेशन वो पहुँच जाती है। और रेडियो और जो टेलीविज़न है, रेडियो जो है वो बहुत यानी वो भी उसमें भी देखा जाता है, उसमें भी एडवर्टाइज़मेंट देखने को मिलते हैं। इसमें भी एड्स जो हैं वो सिवरल बहुत ही
यानी फ्रीक्वेंटली इनको चलाया जाता है, सेवरल टाइम्स दिन में इनको चलाया जाता है। कस्टमर को मुतासिर करने के लिए, कस्टमर को के लिए यानी एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये एड्स चलाए जाते हैं। इसके अलावा जब टेलीविज़न के एड्स को देखा जाता है, तो टेलीविज़न जो है ये बहुत ही टेलीविज़न एड्स जो हैं ये बहुत ही बिग सेक्टर है, बहुत ही बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है, जहाँ पर इस तरह के स्मॉल बिज़नेसेस हो या छोटी जो फ़र्म्स हो उनके एडवर्टाइज़मेंट चलाए जाते हैं। तो लोगों के बेनिफिट के लिए यानी लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए या उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस तरह के एडवर्टाइज़मेंट चलाए जाते हैं। या इसके अलावा जो इससे पहले भी डिस्कस किया, रेडियो और टेलीविज़न के अलावा बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हैं जिनसे ये इश्तिहारात चलाए जाते हैं। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया में या वेबसाइट्स में, सर्च इंजन में भी बहुत सारे एड्स देखने को मिलते हैं। या ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इनमें भी आज एडवर्टाइज़मेंट चलाए जाते हैं। तो इसके अलावा खाली रेडियो, टेलीविज़न नहीं है जिनसे इश्तिहारात चलाए जाते हैं, इसके अलावा भी हम बहुत सारे वेब्स का जो सोशल मीडिया है उनका इस्तेमाल करके हम एडवर्टाइज़मेंट को चलाया जाता है। लेकिन जब भी एडवर्टाइज़मेंट इन ब्रॉडकास्टिंग मीडियाज़ के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए इनको चलाया जाता है, तो एथिक्स का ख़्याल रखा जाता है। एथिक्स को देखा जाता है, नज़रअंदाज़ नहीं किया जाता है, चाहे कोई भी आजकल जैसे इंस्टाग्राम पे एड्स चलाए जाते हैं, तो उनमें भी एथिक्स होता है, प्रॉपर एथिक्स के ज़रिए प्रिंसिपल के ज़रिए उन एड्स को चलाया जाता है। अब हम देखते हैं आउटडोर एडवर्टाइज़मेंट। तो आउटडोर एडवर्टाइज़िंग जो है अ, वो जनरल पब्लिक के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें बिलबोर्ड आता है, हाईवेज़ पे जो हम बिलबोर्ड्स देखते हैं, ट्रांज़िट पोस्टर्स देखते हैं, ये भी एडवर्टाइज़मेंट में आ जाते हैं। ये आउटडोर एडवर्टाइज़मेंट है, यानी इसमें ब्रॉडकास्टिंग का मीडिया इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि इसमें पोस्टर्स या डोर टू डोर जो है वो जाके इस तरह की एडवर्टाइज़मेंट की जाती है। तो सर्वे के बेसिस पे कहा जाता है कि दिल्ली जो है, दिल्ली शहर में बहुत सारे एडवर्टाइज़मेंट, आउटडोर एडवर्टाइज़मेंट हो जाते हैं। उनमें मिलियंस जो हैं पैसे इस्तेमाल होते हैं इस तरीके के एडवर्टाइज़मेंट में। तो जो हर साल जो है दिल्ली जो है ये दिल्ली शहर में इस तरह की एडवर्टाइज़मेंट बहुत सारे देखने को मिलते हैं, यानी आउटडोर एडवर्टाइज़मेंट, चाहे वो बिलबोर्ड हो, न्यूज़पेपर ऐड हो, प्रिंटिंग ऐड हो या पोस्टर्स हो, इस तरह की एडवर्टाइज़मेंट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एडवर्टाइज़िंग एथिक्स जो है अ, यानी एथिक्स जो है ये एक पर्सन के लिए यानी एक मॉरल प्रिंसिपल रहता है, यानी मॉरल प्रिंसिपल्स सेट किए जाते हैं कि इस एडवर्टाइजमेंट को किस तरह से चलाया जाए, किन प्रिंसिपल्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट जो है ये लोगों तक पहुंच जाए, या जब भी कोई ब्रॉडकास्टिंग मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है तो इन एथिक्स का पूरा ख्याल रखा जाता है। यानी प्रिंसिपल्स जो हैं एथिक्स जो एथिकल प्रिंसिपल हैं वो सब लागू हो जाते हैं। जो भी ब्रॉडकास्टिंग मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, न्यूज़पेपर हो, प्रिंट मीडिया हो या टेलीविज़न हो, रेडियो हो या जो सोशल मीडिया, सब ये सब जो है एथिक्स हैं, इन सब ब्रॉडकास्टिंग मीडिया पर इस्तेमाल होते हैं। तो एक जो है यानी एथिक्स जो है ये इसलिए है कि जो सेलर है उसको चीट ना किया जाए, यानी उसको ट्रस्ट के साथ उसको प्रोडक्ट भेजा जाए, यानी एक ट्रस्ट कायम किया जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या एक ह्यूमन डिग्निटी को उसको अपहोल्ड किया जाता है। तो ये सब मद्देनज़र रखकर एडवर्टाइज़मेंट को चलाया जाता है, और जिस एडवर्टाइज़मेंट में इन सब इन जो फीचर्स होते हैं, यानी ट्रस्टफुलनेस, सच्चाई उस एडवर्टाइज़मेंट में नहीं है, या उस एडवर्टाइज़मेंट में लोगों के जो राइट्स हैं वो वायलेट होते हैं, या जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वायलेट हो जाता है, या लोगों की जो ह्यूमन डिग्निटी है वो वायलेट होता है, तो उन एडवर्टाइजमेंट को चलाया नहीं जाता, उनको रोका जाता है। तो अगर वो इस तरीके के प्रिंसिपल या इन एथिक्स को पास नहीं किया हो रहा है, तो उन एडवर्टाइजमेंट को रोका जाता है। तो एडवर्टाइज़मेंट में यही ख़्याल रखना होता है कि क्या ये लोगों को कहीं ये लोगों को फ़ेक न्यूज़ तो नहीं दे रहा है, या क्या ये लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो किस हद तक सही है, या लोगों को ये बेनिफिट पहुँचा रहा है कि नहीं।
जैसे कि एग्जांपल लेते हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती हैं जो दवाइयाँ बेचती हैं। तो जब दवाइयाँ बेचने की जो एडवर्टाइज़मेंट होती है वो खाली वो फीचर्स बताते हैं उस दवाई की कि किस तरह से ये किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह से क्योर करता है। इस प्रॉब्लम को किस तरह से ये यानी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है या उसको क्योर करता है, ये सब उन एडवर्टाइज़मेंट में दिखाया जाता है। लेकिन अगर एथिक्स देखा जाए कि एथिक्स के बेसिस पे अगर इन एडवर्टाइज़मेंट को इवैल्यूएट किया जाए, उनमें इस तरीके के एडवर्टाइज़मेंट में ये भी ज़रूरी है कि अगर ये प्रोडक्ट है, ये किसी भी बीमारी को क्योर कर रहा है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी दिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो साइड इफ़ेक्ट दिखाने से ही लोग जो हैं वो अ यानी वो मोटिवेट हो जाते हैं, उनको पूरा पता चलता है, इन्फॉर्म हो जाते हैं कि कौन-सा प्रोडक्ट जो है वो खरीद सकते हैं या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जिनसे जो एक मार्केट में आ गए हैं या जिनसे डायग्नोज़ हो सकता है, प्रॉब्लम डायग्नोज़ होती है, तो उनका जो साइड इफ़ेक्ट दिखाना भी बहुत ही ज़रूरी है। ये सारे जो है, ये एथिकल प्रिंसिपल में सब शामिल है। तो इखलाकी उसूल जो हैं, इखलाकी उसूल में ये जो सारे एथिक्स हैं, ये किस कोड के अंदर जो है ये आते हैं, ये एस्की जो है, एस्की के ज़रिए ही यानी एडवर्टाइज़मेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये सब जो है, ये प्रिंसिपल्स सारे सेट जो है एस्की में होते हैं और एस्की के ज़रिए ही ये जो एडवर्टाइज़मेंट है, ये चलाए जाते हैं। जब एस्की यानी ये कोड इन पे लागू हो जाता है तभी ये एडवर्टाइज़मेंट चलाए जाते हैं मार्केट में, तभी लोगों तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन या सर्विस हो उनको लोगों तक पहुँचाया जाता है। या अगर एस्की में देखा जाए कि एस्की का जो रूल है, अगर कोई भी ड्राइविंग एडवर्टाइज़मेंट दिखा रहा है या उसमें पूरा दिखाना है कि उस एडवर्टाइज़मेंट में सीट बेल्ट का इस्तेमाल हुआ है, क्या वो उस एडवर्टाइज़मेंट के ज़रिए लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन, फेक नॉलेज तो नहीं पहुँच रही है, फेक इन्फॉर्मेशन तो नहीं पहुँच रही है, जिसकी वजह से लोगों को भुगतना पड़े। तो ये सब जो है ये हमने इस यूनिट में देखा कि जो प्रिंसिपल्स रहते हैं एडवर्टाइजमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या एथिक्स हैं, उनको किस तरह से लागू किया जाता है और कौन से प्रिंसिपल हैं वो किस तरह से किन एडवर्टाइजमेंट पे लागू होते हैं, ये सब हमने इस यूनिट में डिस्कस किया। आपका शुक्रिया।